Hello, good evening, dear friends. Today, my topic is Indian Contract Act 1872 from Business Law. Let's we start and let's we see. Question number 1. All contract are agreement, but all agreement are not contract. Explain and discuss the essential of a valid contract. Question number 2. All contracts are agreement, but all agreement are not contract. Explain it. Question number 3. Contract is an agreement enforceable by law. Explain. सेम क्वेश्चन सेमेस्टर सेकंड में ग्रेजुएशन में बिजनेस लॉ में आपसे बार बार करके पूछा जाता है. ये लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है. ये लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है. इन सब का आंसर आपका सेम होगा. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. आंसर इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड एंड ट्रू स्टेटमेंट. आपकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल वैध है, सही है और सत्य है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E कहता है कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच एग्रीमेंट. आपका कोई भी प्रॉमिस, वादा, या फिर कह सकते हो आपकी जो सेट है, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस है, अगर उसके अंदर कंसिडरेशन है तो वो आपका एग्रीमेंट है. आपका प्रतिफल है. प्रतिफल मतलब दोनों की पार्टी का फायदा होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. आपका कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ठीक है. वाइटल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर, ये महत्वपूर्ण आपके एलिमेंट्स हैं जिससे में आपका कोई भी एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्स्टली आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मतलब जिसे कहते हैं अनुबंधात्मक दायित्व, रिस्पॉन्सिबल बोथ पार्टीज, कंसिडरेशन होना चाहिए वही, और इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, कानून द्वारा परिवर्तनीयता जिसे बोला जाता है वो होना चाहिए. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. आपका सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है, ये इस बात को प्रूफ करती है. विदाउट एन एग्रीमेंट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट. बिना अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. फर्स्टली फर्स्ट टर्म इज आपके पास किसी भी चीज का एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. फर्स्ट पहले आपका एग्रीमेंट होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, तीनों एलिमेंट्स होंगे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. अगर आपके पास यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है. फर्स्ट स्टेप इज एग्रीमेंट. आफ्टर द इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, ऑब्लिगेशंस, इन्फोर्सेबिलिटी, कंसिडरेशन से सारे मेन एलिमेंट्स जुड़ते हैं. आफ्टर दैट फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. एन एग्रीमेंट इज द प्राइमरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या कहता है? सेम वही थिंग कि आपका जो एग्रीमेंट है ना, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की पहली महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे एसेंशियल एलिमेंट कहा जाता है. एज द सेम सेज, कहा जाता है कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, और विदाउट फायर देयर कैन बी नो स्मोक. मीन्स जहां आग है आपका, धुआं वही होगा जहां पर आग है. बिना आग के धुआं नहीं होता. वैसे ही बिना एग्रीमेंट के आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका फर्स्टली एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट. ओके, इट कुड विल बी सेड, ये सही कहा गया, वेयर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां आपका कॉन्ट्रैक्ट है वहां आपका एग्रीमेंट है. देयर इज एग्रीमेंट. विदाउट एन एग्रीमेंट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट. बिना एग्रीमेंट के आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट इज जस्ट एज ए फायर बर्थ टू स्मोक इन द सेम वे एज एग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू अ कॉन्ट्रैक्ट. कहा जाता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बर्थ ही एग्रीमेंट है. यहाँ पर जो फायर बर्थ टू स्मोक इन द सेम वे एन एग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू ए कॉन्ट्रैक्ट. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आपका एग्रीमेंट जन्म देता है. पहले आपका एग्रीमेंट होगा, आफ्टर दैट आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देने के लिए
आपका एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप इज दिस, नेक्स्ट इज दिस। एग्जाम्पल, अ गिव्स हिज कार टू बी फॉर रिपेयर and B asks for rupees 200 for the repair work. If agree to pay the price and B agree to repair the car. A B को कहता है कि आप मेरी कार को रिपेयर कर दो, क्या आप मेरी कार को रिपेयर करोगे, 200 रुपीज़ मैं आपको दूंगा। ए एग्री करता है, ओके, वो उसको प्राइस ले लेगा और उसकी कार रिपेयर करके दे देगा। दोनों ही वहाँ पे एग्री हैं। द एग्रीमेंट इम्पोज एन ओब्लिगेशन ऑन बोथ विच इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू। यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। यहाँ पे कंसिडरेशन भी है, दोनों साउंड माइंड के हैं। फर्स्ट इज दोनों साउंड माइंड के हैं, स्वस्थ हैं, दोनों मेजर साउंड माइंड के हैं, और उसके बाद दोनों में कंसिडरेशन है। अगर एक उसकी पेमेंट नहीं करता तो दूसरा स्यू कर सकता है कोर्ट में। तो यहाँ पर क्या है, आपका पहले एग्रीमेंट है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दोनों के बीच में वही क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है। सारी के सारी जो मेन एलिमेंट्स हैं वो फुलफिल कर दे। दिस कोर एलिमेंट्स आर, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग टू प्रपोजल एंड इट्स एक्सेप्टेंस। किसी भी एग्रीमेंट के लिए प्रपोजल का होना, प्रस्ताव, सबसे पहले प्रस्ताव होना जरूरी है, उसके बाद ही एक्सेप्ट किया जाएगा। जब कोई प्रपोजल होगा तभी आप एक्सेप्ट किसी भी चीज को एक्सेप्ट करोगे और नॉट। तो फर्स्टली इंपॉर्टेंट इज प्रपोजल। वैलिड ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन, वैलिड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सही उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी को मारने का है, मैं आपको 1000 रुपीज़ दूंगा, आप उसको क्या कहते हैं मार के आओ, उसके हाथ पैर तोड़ के आओ, आफ्टर दैट यू कैन क्लेम पुलिस स्टेशन कि उसने मुझे पैसे नहीं दिए और मारने के दिए थे, तो वो आपका इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल, दोनों का ही फायदा होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अगर सिर्फ एक पार्टी का फायदा हो रहा है तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंपिटेंस ऑफ द पार्टी टू एंटर, दोनों ही सक्षम होने चाहिए, कहते हैं ना एबिलिटी, दोनों ही सक्षम होने चाहिए, साउंड माइंड में होने चाहिए, प्रेजेंस होने चाहिए माइंड से। ये नहीं आप किसी को नींद में खिला के कुछ भी और आप उसे कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर करवा दो तो इनवैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा बट इनवैलिड। अगर आपको पता चले कि आपने कुछ ऐसा किया है तो आप पे केस हो सकता है। नेक्स्ट इज तीसरा, फोर्थ इज एग्रीमेंट बीइंग इन्फोर्सिबल बाय लॉ। आपका एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए। कॉन्सेंस ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट, दोनों ही पार्टी के बीच कॉन्सेंस माइंड में प्रेजेंटली उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपके सिर्फ कहने से, बोलने से आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। सारे लॉसेस ही तभी होते हैं सिर्फ बातों के कारण। सिर्फ अगर आप बातें बातें कर रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, दैट्स इट। अगर आप एक्ट करोगे उसके बाद आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप एक्ट कीजिए, उसके बाद बातें कीजिए। फर्स्टली आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने से पहले, और अगर आप राइट हो तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने से पहले आप पूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। अगर आपका लॉस हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले 10 बार सोचिए। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कहते हैं क्या सभी समझौते कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे किसी ने मुझे कहा कि डिनर पे आप मुझे रात के 8 बजे मिलना, और मैं, मेरे फ्रेंड ने कहा और मैं जा नहीं सकी, तो वो जस्ट एक एग्रीमेंट है, दैट्स इट, मेरी इच्छा है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज एन एग्रीमेंट इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन इट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। फर्स्टली आपका लॉ से वो चीज एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लॉ लीगली होना चाहिए, सारे टर्म्स कंडीशन जितनी भी लीगल है किसी भी चीज में वो पूरी होनी चाहिए। सेकंड इज ऑल एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरी लीगली इन्फोर्सिबल। ऑल एग्रीमेंट है आर नॉट नेसेसरी लीगल इन्फोर्सिबल। जो आपका एग्रीमेंट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, बट आपका सभी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो लीगली, ये जरूरी नहीं। एन एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरी बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड द लीगली इन्फोर्सिबल। आपका जितने भी एग्रीमेंट, जैसे मैंने कहा फ्रेंड ने बुलाया, आप वो कोई भी
लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, उसमें कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, लीगली आपकी अपनी विश, आप जा रहे हो या नहीं जा रहे, तभी तो उन बातों की कोई वैल्यू नहीं है जो सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। तभी उनकी मतलब कहा जाता है कि कदर नहीं है। वो जब एक कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएंगे ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, आप किसी से रिटर्न लिखवा लो, फिर आप उस पर एक्ट कर सकते हो। वरना कोई कह रहा है मैं मिलूंगा, ये है वो है, कोई बात नहीं, बस ठीक है, आप बैठे वेट करते रहो। एन एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरी बी विद इन द फ्रेमवर्क, वो पर्सनल लाइफ है, बट यहाँ बिजनेस है, आपको कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पैसा लगा रहे हो, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पूरे साउंड माइंड में कीजिए। एन एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरी बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड बी लीगली इन्फोर्सेबल, आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, फ्रेमवर्कली हो, पूरा टर्म कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ऑब्लिगेशन इज अ लीगल टाइप विच इम्पोज अपॉन अ पर्सन और पर्सन द नेसेसिटी ऑफ डूइंग, कानून द्वारा दायित्व, जो भी कानून द्वारा दायित्व हैं, ऐसे एग्रीमेंट में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। आपकी ये सब कंडीशंस इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं, इसलिए लोग कॉन्ट्रैक्ट से डरते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो आप पे कोई केस कर सकता है, इसलिए लोग कॉन्ट्रैक्ट से डरते हैं। एग्रीमेंट तो लोग डेली कर रहे हैं, कभी इनकी इंपॉर्टेंस भी नहीं, आज कर रहे हैं और अभी 2 मिनट में तोड़ रहे हैं, और आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता, आपके एग्रीमेंट कोई भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, इसलिए आपके सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, वो जस्ट एक एग्रीमेंट है, दैट्स इट। चलिए हम इसे केस स्टडी से पढ़ते हैं। केस 1, Balfour वर्सेस मिसेस Balfour। Mr. Balfour, who was employed in Sri Lanka, visited Britain to bring his wife to live with him. Mr. Balfour थे, वो श्रीलंका में काम करते थे, विजिट करने गए वो ब्रिटेन में अपनी वाइफ को लेकर। मिसेस Balfour could not come, मिसेस जो Balfour थी वो आ ना सकी, बिकॉज शी वॉज नॉट वेल, वो सही नहीं थे, इसलिए वो बीमार थे, इस कारण वो आ नहीं सकी। एंड मिस्टर Balfour promised to send his $30 every month and come back to श्रीलंका। मिस्टर Balfour ने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं 30 पाउंड एवरी मंथ आप वहाँ मैं आपको भेजूंगा, मैं वापस श्रीलंका जा रहा हूँ, और वह श्रीलंका वापस आ गए। बट ही कुड नॉट सेंड द पाउंड 30 ही हैड प्रॉमिस टू हिज वाइफ, बट वो 30 जो अपनी पाउंड हैं वो अपनी वाइफ को भेज ना सके, उन्होंने भेजा नहीं। एंड सी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हर हस्बैंड, तो उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए केस कर दिया, किसने मुझे कहा था और ये भेज तो सका नहीं। तो जस्टिस लॉर्ड एटकिंस जो उस केस के जज थे, जस्ट किया, जिन्होंने इस केस को जज किया, उन्होंने इस केस को डिसमिस कर दिया, द सूट, बिकॉज उन्होंने कहा क्योंकि द एग्रीमेंट डिड नॉट इंटायर एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ये सिर्फ कहा गया था, कहीं लिखा नहीं गया था, ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं था, इसमें कंडीशंस नहीं थी, ये प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर टर्म कंडीशन में सिग्नेचर नहीं हो रखे थे, तो ये सिंपल एक एग्रीमेंट था, उन्होंने तोड़ दिया, तो इसलिए आप पर उन पर कोई भी केस नहीं होगा, वो केस डिसमिस कर दिया गया था। तो तभी कहा जाता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये रिटर्न होता, अगर यही रिटर्न होता, इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता, टर्म कंडीशंस होती, दोनों ही पार्टी मिस्टर Balfour और मिसेस Balfour दोनों सिग्नेचर करते, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता और दोनों का ही कंसिडरेशन होता, दोनों का ही फायदा होता तब। नेक्स्ट इज इन शॉर्ट में कहा जाता है, इन शॉर्ट में it would be clear from what has been said so far that an agreement has a much wider scope than a contract। ये क्लियरली कहा जाता है कि so far that an agreement has a much wider scope than an contract, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप है बहुत ज़्यादा है, मच वाइडर है स्कोप। एग्रीमेंट तो रोज हो रहे हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉन्शियस माइंड में किया होना चाहिए आपका। इट ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, आपके जितने भी समझौते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट आपके सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके एग्रीमेंट है, क्योंकि फर्स्टली पहले एग्रीमेंट किया जाता है, उसके बाद सारे टर्म्स कंडीशंस इन्फोर्सिबल बाय लॉ
कॉम्पिटेंसी, कंसिडरेशन, ये सब आती हैं, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देता है। फिर एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देता है। आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है और आई होप आप सबको समझ आया होगा। नहीं आता फिर आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बनाऊंगी आपको। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। एंड थैंक यू वेरी मच एंड बाय।